नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश की आपातस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न को लेकर देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला है। शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए यूनुस पर नरसंहार करने और हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि अगस्त में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण देश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद यह शेख हसीना का पहला सार्वजनिक संबोधन था। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मुझ पर नरसंहार का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में मोहम्मद यूनुस एक सुनियोजित तरीके से नरसंहार में शामिल रहे हैं। इस नरसंहार के पीछे मुख्य षड्यंत्रकारी छात्र समन्वयक और यूनुस हैं। हसीना ने कहा कि ढाका में मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रही है। शेख हसीना ने पूछा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों हो रहा है, उन्हें क्यों सताया जा रहा है और उन पर हमला क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को अब न्याय पाने का अधिकार नहीं है। मुझे तो इस्तीफा देने का भी समय नहीं मिला। मैंने हिंसा रोकने के उद्देश्य से अगस्त में बांग्लादेश छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एनसीपी शरद पवार गुट के नेता उत्तम जानकर और 88 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है, क्योंकि सोलापुर जिले के मरकड़वाड़ी गांव और आसपास के इलाकों के लोगों के एक वर्ग ने बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके दोबारा चुनाव कराने की कोशिश की थी। इससे पहले पुलिस ने कथित तौर पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और दोबारा चुनाव कराने की कोशिश करने के आरोप में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अधिकारी ने बताया कि बुधवार को हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव में मालशिरस विधानसभा सीट जीतने वाले जानकर और अन्य पर भारतीय न्याय संहिता के अन्य धाराओं के अलावा गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और लोक सेवक द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया। आंदोलनकारी किसानों के समूह कल बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर 0 पॉइंट पर मिले और दावा किया कि उनके विरोध के कारण उत्तर प्रदेश की सरकार को एक दिन पहले दिल्ली नोएडा सीमा पर उनके धरना स्थल से गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करना पड़ा। रिहा होने के बाद किसान 0 पॉइंट पर किसान महापंचायत में शामिल हुए, जहां उनकी मांगे पूरी होने तक विरोध जारी रखने का निर्णय लिया गया। पीटीआई के मुताबिक किसान नेताओं ने कहा कि विरोध स्थल को स्थानांतरित करने पर गुरुवार को निर्णय लिया जाएगा। नेपाल और चीन ने बुधवार को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसकी पुष्टि की। प्रधानमंत्री केपी शर्मा के चीन दौरे पर दोनों देशों के बीच ये अहम समझौता हुआ है। चीन में नेपाल के राजदूत कृष्ण प्रसाद ओली ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि व्यापक रूपरेखा पर सहमति बन गई है। मैं अभी विस्तार से इसके बारे में नहीं बता सकता। वहीं अब नेपाल के इस फैसले को भारत के प्रभाव से दूर जाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पीएम बनने के बाद केपी शर्मा ने अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे के लिए चीन को चुना था। हालांकि परंपरागत रूप से नेपाल के प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल की शुरुआत में भारत की यात्रा करते रहे हैं, लेकिन ओली ने इस परंपरा को तोड़ते हुए चीन का रुख किया। दिल्ली की एक अदालत ने जबरन वसूली के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश पाल्यान को बुधवार को जमानत दे दी थी, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही उन्हें फिर से महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि नरेश पाल्यान को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें पाल्यान कथित तौर पर व्यापारियों से पैसे वसूलने के बारे में एक गैंगस्टर से बात कर रहे थे। हालांकि उन्हें इस मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि दिल्ली पुलिस ने बताया, हम पाल्यान को मकोका के तहत दर्ज एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं। भाजपा के एक लोकसभा सदस्य ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई में हस्तक्षेप करने की मांग की।
जो कि देशद्रोह के आरोप में बांग्लादेश की जेल में बंद हैं। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। वहीं मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि धर्म का अपमान, हिंसा और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को ईडी द्वारा जारी समन की अवहेलना से संबंधित एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची में एमपी एमएलए अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सोरेन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि उन्हें अगली सुनवाई की तारीख तक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने से छूट दी जाए। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी और तब तक सोरेन को एमपी एमएलए अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट दी गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बुधवार को पीआरएस पर हमला करते हुए पूछा कि पीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव, उनके बेटे केटी रामाराव और उनकी पार्टी के अन्य नेता कांग्रेस सरकार द्वारा किए जा रहे जातीय सर्वेक्षण में भाग क्यों नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने सर्वेक्षण का 95% काम पूरा कर लिया है। यह काम पूरे राज्य में 6 नवंबर को शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जाति सर्वेक्षण कोटा बढ़ाने और जनसंख्या के अनुपात में निधियों और सत्ता में पिछड़े वर्गों का हिस्सा बढ़ाने के लिए किया गया है। नवनिर्वाचित शिवसेना विधायकों ने कल बुधवार को पार्टी अध्यक्ष एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनसे भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली नई महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभालने का आग्रह किया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी विधायकों ने कहा कि वे पिछले 2 दिनों से शिंदे से मिल रहे हैं, जो वर्तमान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, ताकि उन्हें नई सरकार का हिस्सा बनने के लिए मना सकें। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल बुधवार को उस समय बाल-बाल बच गए जब एक पूर्व खालिस्तानी आतंकवादी ने स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर नजदीक से गोली चलाई, लेकिन सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे काबू कर लिया, जिससे गोली नहीं चली। सुबह करीब 9:30 बजे यह हमला करने की कोशिश की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली चलाने वाले की पहचान पूर्व आतंकवादी नारायण सिंह चौरा के रूप में हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को लेखक विद्वान आदित्य मुखर्जी की पुस्तक नेहरू का भारत के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू के आलोचक और प्रशंसक दोनों ही उनकी छाया में रह रहे हैं और 2014 से यह कहानी देश के पहले प्रधानमंत्री की अधिकतम आलोचना के माध्यम से शासन की है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पुस्तक से सबसे बड़ी सीख यह है कि न केवल भारत के विचार बल्कि नेहरू के विचार की भी रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी पुराने आलोचकों और नए आलोचकों से रक्षा की जानी चाहिए और बदलते भारत के लिए इसकी पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम सभी नेहरू की छाया में रहते हैं। हम में से कई लोगों ने नेहरू को आत्मसात कर लिया है और हम में से कई लोग नेहरू का विरोध करते हैं, और यहाँ तक कि जो लोग नेहरू का विरोध करते हैं वे भी नेहरू की छाया से बच नहीं सकते। बुधवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्निए की सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिरा दिया गया है। उनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव के पक्ष में भारी बहुमत से वोटिंग हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 1962 के बाद पहली बार है जब फ्रांस की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी है। सोमवार को उनके खिलाफ संसद में दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तब पेश किया जब प्रधानमंत्री बर्निए ने अपने बजट को बिना वोटिंग के पारित कराने के लिए विशेष शक्तियों का उपयोग किया। वहीं अब 3 महीने पहले प्रधानमंत्री बने मिशेल बर्निए आज इस्तीफा दे सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमों के बीच मेंस जूनियर एशिया कप 2024 का फाइनल बुधवार को खेला गया और इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है।
आपको बता दें कि पिछली बार भी यह टूर्नामेंट भारतीय टीम ने जीता था। इस बार भारत की ओर से अरिजीत सिंह हुंडल, दिलराज सिंह, हन्नान शाहिद और सूफियान खान ने शानदार प्रदर्शन किया। यह जानकारी हॉकी इंडिया द्वारा एक्स पर साझा की गई। इससे पहले भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अपने ग्रुप में जापान, कोरिया, थाईलैंड और चीनी ताइपे को हराया। वहीं पाकिस्तान की टीम ने भी अपने ग्रुप में सारे मैच जीतकर फाइनल में पहुंची थी। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप में मलेशिया, बांग्लादेश, चीन और ओमान को हराया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।